नमस्कार, आज की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी और शुरुआत करेंगे खबरों की इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां ड्रग तस्करों पर इंदौर पुलिस ने शिकंजा कसा और शातिर ड्रग तस्कर मंदसौर से गिरफ्तार किए गए। आपको बता दें कि तस्कर अर्जुन मीणा पर 30 से ज्यादा केसेस हैं। राजस्थान के प्रतापगढ़ से ड्रग्स लाकर ये तस्करी करता था। झाबुआ पुलिस ने भी प्रतापगढ़ से पकड़े गए 2 तस्करों को अब पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया है। दरअसल ये तस्कर अर्जुन मीणा, जिस पर कि 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं इंदौर में, जहां नशे का माफिया बनने की फिराक में था और संभव है कि ये हो भी। हालांकि ये बात जांच में और स्पष्ट होगी आने वाले वक्त में। शातिर ड्रग तस्कर पर कार्रवाई करते हुए मंदसौर से इसे गिरफ्तार किया गया है, जो कि राजस्थान से ड्रग्स लाकर यहां पर तस्करी करता था। और झाबुआ पुलिस ने भी 2 और तस्करों को पकड़ा है। क्या उन 2 तस्करों और इस मीणा के बीच कोई कनेक्शन है? अभी फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। शातिर ड्रग तस्कर अर्जुन मीणा, 30 से ज्यादा जिस पर केसेस हैं, इसकी गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है और नशे के जहर का सप्लायर बनकर ये न सिर्फ इंदौर बल्कि मध्य प्रदेश और देश के युवाओं के जीवन को खराब करने के लिए जिम्मेदार है, और ऐसा इस पर आरोप है। अभी फिलहाल कार्रवाई चल रही है और ये जो नशे का जहर जिसकी सप्लाई किया करता है, ऐसा नशे का जहर जिससे युवाओं में न जाने किसने पहली बार लिया और किसने आखिरी बार। बात करेंगे मिथिलेश गुप्ता, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, ये नशे पर जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, उस नीति को लगातार फॉलो करना बड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है, और ऐसी कामयाबियां जब मिलती हैं तो निश्चित रूप से प्रशासन को भी और इंटेलिजेंस टीम को भी, जो लगातार इसमें जुटी हुई है, पुलिस के लिए भी एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ा बूस्ट। बिल्कुल, और ये पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जब से उनका एक बड़ा बयान सामने आया था कि प्रतापगढ़ जो है राजस्थान का, वो ड्रग्स का हॉट स्पॉट है और वहीं से मिनी मुंबई इंदौर ड्रग्स की तस्करी हो रही है और लगातार वहां से ड्रग्स तस्करों के निशाने पर इंदौर है, बड़ी मात्रा वहां से सप्लाई की जा रही है। अब देखिए, इंदौर के अंदर 4 अलग अलग जोन है और चारों अलग अलग जोन के साथ क्राइम ब्रांच भी काम कर रही है। क्राइम ब्रांच की एक स्पेशल टीम सीक्रेट ऑपरेशन पे प्रतापगढ़ पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे से क्राइम ब्रांच ने डेरा डाल रखा है। तो वहीं डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा है जोन 2 के, उनके निर्देश पे एक बड़ी कार्रवाई हुई, क्योंकि उनके ही क्षेत्र में सबसे ज्यादा पब और बार है। एक बड़ी लिस्ट तैयार की गई थी, छोटे छोटे लोग जो ड्रग्स की सप्लाई कर रहे थे, उनसे पूछताछ में अर्जुन का नाम सामने आया था। अर्जुन की गिरफ्तारी हो चुकी है और अर्जुन मीणा जो है एक बड़ा शातिर ड्रग्स तस्कर है और इस पर 30 अपराध के मामले दर्ज हैं। और प्रतापगढ़ से बड़े लोगों से, यानी जो बड़े तस्कर हैं, उनसे ड्रग्स लेकर यही आता था। यानी अर्जुन से जो पूछताछ में नाम सामने आएंगे, बहुत जल्द उसकी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि चोर को तो हम पकड़ रहे हैं, चोर की मां हमारे हाथ से दूर है, और कहीं ना कहीं अब चोर की मां को पकड़ने के लिए पुलिस जो है एक्शन में नजर आ रही है। बड़ी बिल्कुल, और इसके लिए आवश्यक है और अब पुलिस को, दोनों ही राज्यों की पुलिस को संयुक्त रूप से कार्रवाई करनी होगी। बहरहाल देखना होगा कि आगे क्या स्थिति बनती है। मिथिलेश, इस पर बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और भोपाल में आज से मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव खनन उद्योगपतियों से सीएम की चर्चा होगी, जिसमें 17 और 18 अक्टूबर को भोपाल में कॉन्क्लेव का आयोजन होना है। दरअसल मध्य प्रदेश को कैपिटल ऑफ माइंस बनाने की तैयारी है। खनन उद्योग में निवेश विकास की असीमित संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं को धरातल पर उतारने के लिए, इन्हें हकीकत में बदलने के लिए ये कॉन्क्लेव काफी महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। दरअसल आज से मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव की शुरुआत होने वाली है। खनन उद्योगपतियों से मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, ये कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश में रोजगार के नए आयाम खोलेगा? निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में माइनिंग को लेकर काफी ज्यादा स्कोप है। मध्य प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर हीरे की जो खदानें हैं वो पाई जाती है। पन्ना में ये खदानें हैं और इसके अलावा चाहे कोयला हो या फिर अन्य मिनरल्स हो, यहाँ पे बड़ी मात्रा में मिलते हैं। जरूरत है तो बस इनको सही तरीके से इनकी माइनिंग की जाए, सही तरीके से इनकी जो माइनिंग के बाद की जो पूरी प्रोसेस होती है, इसको एक प्रोडक्ट के रूप में तैयार करने की, डेवलप करने की, वो की जाए और फिर इसको एक बेहतर एक व्यापारिक सिस्टम के जरिए
जो कारोबार है वो किया जा सके। और उसी को लेकर अब जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो तैयारी कर रही है ताकि मध्य प्रदेश में जो मिनरल्स हैं, जो माइनिंग की जो संभावना है, उनका भरपूर उपयोग किया जा सके और मध्य प्रदेश के लोगों को उससे बड़े पैमाने पर रोजगार भी मिल सके। तो माइनिंग इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर आए, इसलिए आज से माइनिंग कॉन्क्लेव की जो शुरुआत है वो हो रही है। 2 दिनों तक भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में ये पूरा जो माइनिंग का कॉन्क्लेव है वो चलने वाला है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे और इस दौरान तमाम जो देश भर के और दुनिया भर के उद्योगपति यहाँ पर आए हैं उनके साथ वो संवाद करेंगे, 1 to 1 चर्चा करेंगे। उनको क्या कुछ जरूरतें हैं, उनकी सरकार से क्या कुछ अपेक्षाएं हैं, उसको लेकर उनकी जो बातें हैं वो सुनेंगे। और मध्य प्रदेश की सरकार ने जो माइनिंग पॉलिसी बनाई है, माइनिंग पॉलिसी में लगातार बदलाव किए, उसको सरल बनाया और उसको फ्लेक्सिबल बनाने का काम किया है। तो इसकी प्रेजेंटेशन भी अधिकारियों के द्वारा, माइनिंग विभाग के द्वारा जो है सभी उद्योगपतियों के बीच में रखी जाएगी ताकि वो भी बेहतर रूप से मध्य प्रदेश की पॉलिसीज को समझ सके। यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जिस तरीके से काम हो रहा है उसको समझ सके, क्योंकि आप देखिए रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का जो कॉन्सेप्ट लाया गया उसमें भी माइनिंग इंडस्ट्री का जो एक हिस्सा है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और तमाम जो अब तक की रीजनल कॉन्क्लेव्स हुई हैं, जिस क्षेत्र में हुई है वहां पे माइनिंग की क्या कुछ संभावना है, उस पर विशेष सत्रों का आयोजन भी किया गया है। तो मध्य प्रदेश को देश का माइनिंग कैपिटल बनाना, जिस तरीके से झारखंड में काफी माइनिंग होती है और वहां पे इससे सरकार को अच्छा खासा रेवेन्यू भी मिलता है और लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार भी मिलता है, तो उसी मॉडल पर मध्य प्रदेश में किस तरीके से काम किया जा सकता है और कैसे और ज्यादा बेहतर काम किया जा सकता है, इसको लेकर इन 2 दिनों में मंथन होने वाला है। जी आशीष। और ये मंथन निश्चित रूप से कुछ न कुछ अमृत जरूर निकालेगा और न सिर्फ पन्ना बल्कि प्रदेश के और जिलों में जहां पर अलग अलग तरह के जो प्राकृतिक खनिज हैं उनकी खनन के लिए निश्चित रूप से संभावनाएं बनेंगी। और इस पर चर्चा यदि आज होती है, वासु क्या इसमें मंथन में निकलता है, ये जानने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। भारत में रहकर पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाने वाला एक शख्स, जिसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दी है, पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाला आरोपी फैजान, जिसे अब भारत माता की जय का नारा भी लगाना होगा और पुलिस थाने में लगे तिरंगे को 21 बार सैल्यूट करना होगा। आरोपी को हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच थाने पहुंचकर ऐसा करना होगा। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार पालीवाल की एकल पीठ ने भोपाल के पुलिस कमिश्नर को इस शर्त का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए हैं। दरअसल रायसेन निवासी फैजल और फैजान, जिस पर यह आरोप है कि उसने पाकिस्तान के समर्थन में भारत के खिलाफ नारे लगाए और ऐसा करके उसने 2 समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की भी कोशिश की। अब सवाल यहां पर वही आ जाता है कि जो एक फिल्म में भी दिखाया गया था, बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म थी, जिसमें जो नायक है वो ये कहता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन भारत जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। ये बात समझ लेनी चाहिए भारत में रहने वालों को। और बड़ी खबर भोपाल से, जहां रिटायर्ड जूनियर ऑडिटर के घर, संस्थाओं और स्कूलों में लोकायुक्त की छापेमारी हुई। खबर यह है कि कैश इतना ज्यादा था कि गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ गई। करीब 90 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हो चुका है। क्रेटा, स्कॉर्पियो जैसी लग्जरी कार भी इसके पास थी और 1, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि पूरी 4 और 1 किलो से ज्यादा सोने के गहने, हीरे इसके पास से बरामद हुए हैं और इसके साथ ही विदेशी करेंसी भी इसके पास से मिली है। ये किसी कुबेर भंडार जैसा सुनने में लग रहा होगा आपको, और वाकई ये इसी तरह का है। अब ये मसला है कि ये इतना संपत्ति इसने जुटाई कहां से। वहीं लोकायुक्त की टीम हिंगोरानी के बैंक लॉकर्स को खोलने की भी तैयारी में है। बैंक लॉकर्स में इस काले कुबेर ने और क्या छिपा कर रखा हुआ है, ये लॉकर खुलने के बाद और स्पष्ट हो जाएगा। जो एक्चुअली जिनका निवास है, इनका कार्यस्थल है, इनके बेटों के कार्यस्थल हैं, वहाँ उन्हीं जगहों पर सर्च की कार्रवाई की जा रही है। वो तभी इनके संपत्तियों के दस्तावेज हों, निवेश के दस्तावेज हों, एक्सपेंडिचर्स हो, और वही गोल्ड, कैश, ये सब चीज़ों के लिए प्रक्रिया चल रही है। अभी कुछ मिला है सर? अभी चल रही है प्रक्रिया। वही सब अभी वैल्यूअर्स आएंगे, गोल्ड है, सब चीज़ों का वैल्यूएशन होगा, कैश का कैलकुलेशन होगा।
और इंदौर में 2 शातिर ठग पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं, जिसमें एटीएम बदलकर वो लोगों की ठगी करते थे, ऐसा आरोप उन पर है। महाराष्ट्र, दिल्ली में ठगी की कई वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया और लूटे गए 2 एटीएम कार्ड से 57 एटीएम कार्ड इनके पास से बरामद हुए। 25,000 रुपए कैश भी इनके पास से बरामद किया गया। लसूड़िया थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और बिलासपुर में एक शख्स का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल मनियारी नदी डैम में इस शख्स का शव मिला है। 2-3 दिन पुराना यह शव बताया जा रहा है। हत्या करने के बाद इस लाश को ठिकाने लगाए जाने के चलते इसे नदी में संभव है कि फेंक दिया गया हो सकता है। मनियारी नदी डैम में यह शव बरामद हुआ है। 2 से 3 दिन पुराना यह शव हो सकता है। हालांकि अभी इसमें कुछ तथ्य और खंगालने होंगे, जिससे स्पष्ट होगा कि आखिर ये कौन है और इसकी मौत कैसे हुई, और यदि ये हत्या है तो हत्या को किन लोगों ने अंजाम दिया, ये सारे विषय जांच के हैं। और बिलासपुर सिम्स में लामा रजिस्टर फिर से चालू किया गया। दरअसल मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर करने के धंधे पर रोक लगाने की यह व्यवस्था है। डीन डॉक्टर रमणेश मूर्ति और अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह ने इस पर कार्रवाई की। मुख्य गेट पर कर्मचारी तैनात रहेगा और रोजाना मरीजों की जानकारी दर्ज होगी। लापरवाही पर निलंबन की भी चेतावनी जारी की गई है। मरीजों को रेफर सेंटर नहीं, हॉस्पिटल चाहिए, और ऐसे में ये रेफर करने वाला खेल नहीं चलेगा। और दुर्ग में चाकू से जानलेवा हमला करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। दरअसल गरबा को लेकर झगड़ा हुआ था और आरोपियों ने विवाद में चाकू मारकर 3 युवकों को घायल कर दिया था। इसके बाद चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को धर लिया गया और बाकायदा कान पकड़कर माफी मांगते हुए उनका जुलूस भी निकाला गया। बोलो, अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। अपराध करना पाप है, हमारी बाप है। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। अपराध करना पुलिस हमारी बाप है। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। अपराध करना पाप है, बोलो। अब जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये वारदात सबको सावधान कर रही है। एक शहर की सोसाइटी में मां बेटी की लाश मिली, बेडरूम में दोनों का कत्ल हुआ, हत्यारे का खुलासा हुआ तो सब दंग रह गए। वारदात ये कह रही है, नौकर से सावधान। बेडरूम में 2 लाशों की मिस्ट्री। मां बेटी का कातिल बेनकाब। ऐसे बनाया नौकर ने कत्ल का प्लान। ये वारदात हैरान कर देगी। नौकर रखने से पहले सावधान। फ्लैट नंबर 322, नौकर का बदलापुर। फ्लैट नंबर 322 के खूनी खेल ने ग्वालियर को दहला दिया। ग्वालियर के गार्डन होम सोसाइटी में रहने वाली 57 साल की रीना भल्ला और उनकी 80 साल की बुजुर्ग मां इंद्रपुरी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दम घुटने से दोनों की मौत हो गई। कमरे का दरवाजा खुला था। नौकरानी जब सुबह पहुंची तो ये राज बाहर आया कि रीना भल्ला और उनकी मां इंदुपुरी की हत्या की गई है। लेकिन एक क्लू था जिससे शक की सुई इस आरोपी पर गई। पहला क्लू था घर में फोर्स एंट्री का ना होना, यानी कोई ऐसा था जिसका इस घर में आना जाना था। दूसरा क्लू था ये सीसीटीवी फुटेज जिसमें नजर आ रहा संदिग्ध लड़का इरफान खान। प्राइमरी
जो घटनास्थल देखने से जानकारी मिली कि कोई फोर्स एंट्री नहीं है। सामान्यतः वृद्ध महिला अपना ये जो व्यवसाय करते थे होम डिलीवरी का, इस कारण से अपना गेट खोल के ही रखते थे। दोनों महिलाओं के मृत शरीर को देखने लगता था कि स्ट्रैंगुलेट किया गया है। थोड़ा मार्क्स ऑफ स्ट्रगल भी थे वहाँ पे। इनका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों की मृत्यु स्ट्रैंगुलेशन से होना पाया गया है। रात को इसका मूवमेंट कॉलोनी में देखा गया। अब पुलिस की टीम इरफान की कुंडली खंगाल रही थी, जिसका कनेक्शन जुड़ा 6 महीने पुराने अदावत से। रीना भल्ला की सोसाइटी में डेली नीड्स की दुकान है, जो सोसाइटी में लोगों के ऑर्डर पर सामान घर भी पहुंचवाती है। इरफान खान रीना के घर में सर्वेंट था, सामान डिलीवर करने का काम भी करता था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि 6 महीने पहले नौकर इरफान को रीना भल्ला ने नौकरी से निकाल दिया। इस घटना का जो मुख्य आरोपी है वो इरफान खान है, जो गोहद का रहने वाला है। ये आरोपी 6 महीने पहले इन मृतक परिवार के साथ में हाउस सर्वेंट का जॉब करता था, जो होम डिलीवरी का काम होता है। किन्हीं कारणों से इरफान खान को इस परिवार ने नौकरी से निकाल दिया था। इरफान के दिल में इंतकाम की आग धधक रही थी। रंजिश में उसने एक ऐसी साजिश रची जिसमें उसके दोस्त भी शामिल थे। गोहद के रहने वाले इरफान ने अपने दोस्तों को भी बुलाया, उन्हें लालच दिया कि वो रीना भल्ला के घर का राज जानता है, लूट करेंगे और बेइज्जती का बदला भी लेंगे। किन्हीं कारणों से इरफान खान को इस परिवार ने नौकरी से निकाल दिया था। तब से इसके मन में ये रंजिश थी कि मुझे नौकरी से निकाल के दूसरे लड़के को नौकरी पे क्यों रख लिया है। तो इस बात को ये अपने दोस्तों के साथ लगातार शेयर करता था कि ठीक नहीं किया है। तो इरफान खान ने अपने दोस्त जो इसके पकड़े गए हैं, एक इसका दोस्त है अंकुर झा पुत्र शिवशंकर झा, दूसरा छोटू राणा और तीसरा प्रमोद माथुर। ये सभी गोहद थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनमें से इसके 2 दोस्त अभी रिसेंटली हैदराबाद में कुछ जॉब करते हैं। तो इसने बताया कि ये परिवार है, इससे मेरी पूरी जान पहचान है, पूरी चीज़ें समझता हूँ। वृद्ध महिला रहती है, हमको इसे बदला भी लेना है और हम वहाँ पे कुछ घटना करेंगे तो फाइनेंशियली हमको काफ़ी ज्वेलरी या कैश वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। प्लान के मुताबिक पहले रीना भल्ला की हत्या की गई, फिर उनकी मां की। 12 घंटे में हत्यारे नौकर का रासपाश हुआ। 8 बजे से लेके 11 बजे के बीच में इनका वहाँ पे मूवमेंट रहा। इस दौरान सबसे पहले इरफान खान ने प्रवेश किया। इरफान खान ने साथियों को कॉल करके बुलवाया। मौका देख के इन्होंने वृद्ध महिला को असॉल्ट किया, स्ट्रैंगुलेट किया और वहाँ से जब जो रीना महिला थी ये जब प्रवेश की तो इनको भी ओवर पावर करके स्ट्रैंगुलेट करके दोनों की डेथ की गई। जो जानकारी मिली थी उसमें ये भी बताया गया था कुछ घर से सोने के कड़े जो पहने हुई थी, चेन और मोबाइल फोन गायब है। ये वारदात आप सबको खबरदार कर रही है। अपने घर पर नौकर रखने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। थोड़ी सी लापरवाही जान पर भारी ना पड़ जाए। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और भिंड से खबर आई जहां पर एक टीचर ने बच्चे को बेरहमी से पीट डाला। दरअसल प्राइवेट स्कूल के टीचर ने बच्चे की पिटाई कर दी और बच्चे के शरीर पर डंडे के चोट के निशान भी आ गए और होमवर्क न करने की वजह से उसकी पिटाई हुई और पिटाई का निशान भी शरीर पर उभर आया। स्कूल प्रबंधन पर धमकाने का आरोप है। छात्र के परिजनों ने अब इसके लिए थाने में आवेदन दिया है। कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से ड्रग मामले में प्रतापगढ़ कनेक्शन वाले बयान के बाद अब इंदौर पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है। दरअसल क्राइम ब्रांच की 2 टीम्स बड़े सीक्रेट ऑपरेशन में जुट गई हैं। एक टीम ड्रग्स से जुड़े पुराने अपराधियों की जानकारी जुटा रही, जबकि दूसरी टीम फील्ड पर काम कर रही है और ड्रग कनेक्शंस को लेकर जानकारियां जुटा रही है। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच की टीम ड्रग मामले में जल्द बड़ा खुलासा कर सकती है। काम कर रही है इस पर और इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के जितने सभी थाने लगातार ड्रग्स को रोकने में लगातार काम कर रहे हैं इसमें। और जो लोग पकड़े गए हैं, जिसमें सप्लायर भी पकड़े गए हैं, जिसमें ड्रग डीलर भी पकड़े गए हैं और इसमें कहीं ना कहीं जो यहाँ पर पुड़िया बनाकर छोटी छोटी जगह पर बेचते हैं वो लोग भी पकड़े गए हैं। तो जो कनेक्शन सामने आया है, जिसमें मेजर जो पोर्शन है वो प्रतापगढ़ का सामने आया है। प्रतापगढ़ और एक दूसरा डग बड़ौद का, ये 2 राजस्थान के जो ऐसे जिनको कि अगर अपन हॉट स्पॉट कहें तो गलती नहीं होगी, क्योंकि यहीं से मैक्सिमम सप्लाई इनकी हो रही है। एक MDMA का कनेक्शन पहले पूर्व में लगभग 6 महीने पहले मुंबई से कनेक्शन इसका आता था, लेकिन अभी MDMA का कनेक्शन प्रतापगढ़ और डग बड़ौद से भी आ रहा है।
विदिशा में खाद और बिजली की मांग को लेकर किसानों ने अनोखा प्रदर्शन किया। किसान पिंड भरते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और नारेबाजी की। किसानों के समर्थन में कांग्रेसी भी उतरे और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर किसानों की समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की मांग की। देखिए साहब, खाद बीज को लेकर विदिशा का किसान बहुत परेशान है। उसके पीछे एक बड़ा रीजन ये है कि खाद की रेट तो पर्याप्त मात्रा में विदिशा जिले में आ रही है, पर क्या हो रहा है कि उसको प्रशासन द्वारा और शासन द्वारा जो है मार्केट की तरफ, प्राइवेट दुकानों की तरफ जो है मोड़ दिया गया है। 70 से 80% खाद जो है प्राइवेट दुकानों, मार्केट जो है अपनी तरफ से नगद बिक्री कर रहा है। और उज्जैन की बेटी निकिता पोरवाल को बधाई। मिस इंडिया बन गई हैं निकिता पोरवाल और मिस इंडिया का ये खिताब उन्होंने जीता। निकिता अब मिस वर्ल्ड के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। आपको बता दें कि दादरा और नगर हवेली की रेखा पांडे को फेमिना मिस इंडिया 2024 की फर्स्ट रनर अप का ताज पहनाया गया और गुजरात की आयुषी ढोलकिया ने फेमिना मिस इंडिया 2024 की सेकेंड रनर अप का खिताब अपने नाम किया। निकिता पोरवाल, रेखा पांडे, आयुषी ढोलकिया को नेहा धूपिया जो कि फिल्म एक्ट्रेस हैं और उन्होंने फूलों का गुलदस्ता देते हुए सम्मानित भी किया। और अब 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।